हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए यीलिंग और मास्क मैन विंग की नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी यीलिंग और वांग जी सेरी टाउन के मार्केट में एक रेस्टोरेंट में मिले हुए थे, लेकिन अचानक से यीलिंग को अपने अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होती है और जैसे ही उसने अपने स्टमक साइड पे हाथ रखा था तो उसे महसूस होता है कि उसका एक तालिस्मान जो था ना वो एक्टिवेट हो चुका था। इसका मतलब था कि जहाँ से वो आया है ना वहाँ पे तुरंत उसकी ज़रूरत है और यहाँ पे उसकी हम शकल को जो वहाँ पे रखे, हम शकल नहीं बस उसकी तरह बॉडी टाइप जो है ना उसको वहाँ पे रख के आया है और उसी ने इस तालिस्मान को एक्टिवेट किया है। लेकिन वो अपने मन में ही ये बोले जा रहा था कि नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी इमिडिएटली वो कोई बहाना नहीं बना सकता। उसने अपना फेस का जो स्ट्रक्चर था ना वो अजीबोगरीब बना दिया था, जैसे कि किसी ने मुक्का मार दिया हो। तो यहाँ पे लेनवांग जी भी उसके ऐसे एक्सप्रेशंस ना बिल्कुल अच्छे से नोटिस कर पा रहा था और उसने वहाँ विंग की तरफ देखते हुए बोला, यीलिंग क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पे विंग पहले अपने सर को ना में ही हिला रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो जो तालिस्मान था ना वो ज़्यादा ही एक्टिवेट हो रहा था और अगर विंग वहाँ पे पकड़े नहीं रहता तो शायद वो हलचल करने लगता या फिर अच्छे से ये महसूस किया जा सकता था कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है, जिसकी वजह से शायद लेनवांग जी को ये पता चल जाता कि वहाँ पे कुछ तो एक्टिव हुआ है, कुछ तो मूव हो रहा है। और अगर उसने चेक कर लिया तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे लेनवांग जी को पता चल जाएगा कि ये एक तालिस्मान है और नॉर्मल इंसान के पास तालिस्मान क्या करेगा। इसलिए उसने फ़िलहाल के लिए वहाँ पे हाथ रखा ही था, लेकिन वो जो हाथ था ना उसका ऑलमोस्ट चेस्ट से थोड़ा नीचे और स्टमक से थोड़ा ऊपर था, जिसकी वजह से लेनवांग जी को कुछ अजीब सा लगने लगा था। उसने दोबारा से पूछा, यीलिंग क्या तुम सच में ठीक हो। तो यहाँ पे विंग आंसर करता है, हाँ बस मुझे लगता है मुझे स्टमक एक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, शायद मैंने डम्पलिंग्स कुछ ज़्यादा खा लिए थे, इसलिए मुझे जाना होगा, प्लीज़ माफ़ कर देना, आज मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता। ऐसा कहते हुए वो बिना किसी देरी के ही अपने उसी एरिया को टाइटली पकड़ के ना रेस्टोरेंट से बाहर जा चुका था और वहाँ पे एकदम फोर्स के साथ दौड़ते हुए लेनवांग जी तो यहाँ पे एकदम एक अजीब से जोन में जा चुका था। ये क्या है, पेट दर्द या आह, अगर ये कोई कल्टीवेटर होता तो शायद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से ये ठीक कर सकता था, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकता था, बट नॉर्मल लोगों के साथ ये दिक्कत भी होती है। लेनवांग जी को विंग का ये बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। ऑफकोर्स सी बात है वो एक कल्टिवेटर है और ऐसे जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसके साथ उन्हें कंट्रोल करना वो जानता है। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे विंग किस चीज़ का एक्सक्यूज़ दे के गया था। वो हल्का होने के लिए गया था, हालांकि वो हल्का होने के लिए नहीं गया था। लेनवांग जी अपने आप से ही सोच रहा था कि क्या यीलिंग को चूज़ करना उसका सही डिसीजन है। क्या सच में वो जो यीलिंग के लिए फील करता है वो जेन्युइन फीलिंग्स हैं या फिर बस एवी एक रैंडम पर्सन उसको मिला, उससे बात हुई, मुलाकातें हुई और उससे थोड़ा बहुत वो अटैच हो गया। क्या सच में वो उससे प्यार भी करता है, क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य भी है। चलो एक पल के लिए वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन क्या होगा जब उसके ब्रदर और अंकल को पता चलेगा, क्या वो यीलिंग को एक्सेप्ट करेंगे। एक रास्ता तो वो निकाल पा रहा था कि क्यों ना वो यीलिंग को कुछ चीज़ें सिखा दे, क्यों ना वो उसके कोर को ना एक्टिवेट कर दे। ऑफ कोर्स सी बात है एक नॉर्मल इंसान के पास भी एक गोल्डन कोर होती है, क्यों ना वो उसे एक कल्टिवेटर बना दे। ज़्यादा टाइम तो लगेगा, ऑफ कोर्स सी बात है बचपन से उसने प्रैक्टिस की होती तो शायद अभी वो ठीक ठाक कल्टिवेटर होता, बट अभी अगर उसने स्टार्ट किया तो हो सकता है कि कुछ सालों में वो अच्छा खासा कल्टिवेटर बन जाए। लेकिन यीलिंग क्या इस बात के लिए मानेगा। बहुत सारे सवाल थे जो इस वक्त लेनवांग जी के दिमाग में चल रहे थे, बट लेनवांग जी के दिमागों का दिमाग में जो क्वेश्चंस का सैलाब था ना वो अचानक तब नीचे उतर गया जब उसने टेबल में एक थैला सा देखा। उसने उस थैले की तरफ देखा और उसे अपने हाथ में लिया। उसको देखने के बाद वो ये सोचने लगा, ऑफ कोर्स
इसके पेट में दर्द होना तो लाजमी है। आखिरकार ये इतनी उल्टी सीधी चीज़ें जो खाता है। उसने उस बैग को उठाया, उसके अंदर देखा तो उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। यहाँ पे उसने एक पल के लिए उसे फेंकने का सोचा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि इन सब के लिए जिलिंग को कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। उसके पास कोई मैजिक तो है नहीं कि वो नदी में गया होगा, अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसने इन सारी मछलियों को पकड़ लिया होगा। उसने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया होगा, तो ऑफकोर्स उसे इसे वापस करना चाहिए। लैन वांगजी अपनी तलवार लेता है, यहाँ पे टेबल में एक कॉइन रख देता है, आई मीन सिल्वर कॉइन रख देता है, और यहाँ से उस पाउच को लेके वो अपने साथ जा चुका था। वो भी विंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था, बट वो बहुत दूर निकल के आ चुका था, लेकिन विंग उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था और वो अपने आप में ही शॉक्ड हो चुका था कि क्या वो इतनी जल्दी दौड़ गया। हाँ, हो सकता है, क्या पता उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो, जिसकी वजह से उसे हद से ज़्यादा तेज़ दौड़ना पड़ा हो। लेकिन अब इन मछलियों का क्या। वो वापस से उसी रेस्टोरेंट में जाता है, उस रेस्टोरेंट के ओनर से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे नॉनवेज बनता है। तो यहाँ पे उस रेस्टोरेंट का ओनर हाँ में सर हिलाता है। तो यहाँ पे लैन वांगजी उस पाउच को उससे देता है और बोलता है कि आप इसे भी बना लीजिएगा, ये मेरा फ्रेंड भूल चुका है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का ओनर, जो कि विंग को जानता था, वो बोलता है ओह, तो आज यिलिंग इन्हें यहाँ पे भूल गया। कोई बात नहीं, इसी बहाने हम भी नदी की फ्रेश मछलियाँ खा लेंगे। ऐसा कहते हुए वो लैन वांगजी को बो डाउन करता है और थैंक यू बोलता है। लैन वांगजी भी यहाँ से वापस जा चुका था। लैन वांगजी अपने आप में ही सरप्राइज था, वो ये देख के कि वो किस इंसान के चक्कर में पड़ रहा है। आई मीन, ना ही वो कल्टिवेटर है, ना ही वो एक मैनरफुल पर्सन है। हाँ, बस हैंडसम है। वो अपने आप में ही डाउट करने लगा था कि कहीं वो उसकी सूरत पे तो नहीं मर रहा ना। तो यहाँ पे लैन वांगजी फिर सोचता है नहीं, अगर वो उसकी सूरत पे मरता तो वो उसके फर्स्ट टाइम पे ही मतलब उससे प्यार हो जाता। लेकिन ये क्या, उसे तो बिल्कुल, उससे 4-5 मीटिंग्स के बाद उसकी नोटी हरकतें, सिली सी जो हरकतें थी ना, उन्हें देख के कुछ अटैचमेंट सा फील हुआ था। और अब वो हर रोज़ उसे देखना चाहता है, हर रोज़ उससे बात करना चाहता है। यहाँ तक कि वो यिलिंग के साथ इतना अटैच हो चुका है कि उसने यिलिंग को एक बार बटरफ्लाई मैसेजेस करना तक सिखाया था। यिलिंग भले ही अभी तक प्रॉपर तरीके से उन मैसेजेस को यूज़ करना नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से उसने काफ़ी हद तक उसको सिखा दिया है। आई मीन, इतना तो सिखा दिया है कि दिन में एक बार बटरफ्लाई मैसेजेस के जरिए वो एक दूसरे का हाल चाल पूछ सके। विंग जल्दी से अपने वार्ड यानी डिमॉन वार्ड में पहुंच चुका था, और वहाँ पे भी जहाँ पे इस वक्त उसकी ज़रूरत थी, यहाँ पे वो अपने रूम में आ चुका था। और वो जल्दी से उसी तालिस्मान को अपने अंदर से निकालता है और उस तालिस्मान को अपने हाथ में लेता है। तो वो तालिस्मान पूरी तरीके से वेनिस हो चुका था। इसका मतलब है कि सामने वाले को मैसेज मिल चुका है। हालांकि उसे मैसेज पहले ही मिल चुका था, और जिसने वो मैसेज भेजा था उसको भी पता चल चुका था कि विंग अब यहाँ पे पहुँच चुका होगा, क्योंकि वो यहीं पे आके इन तालिस्मान को अपने अंदर से बाहर निकालता है। तो वो फिलहाल के लिए एक एक्सक्यूज़ बनाता है और जल्दी से विंग के कमरे में आ जाता है। विंग जो कि ऑलरेडी अपने गेटअप पे था, उसने जल्दी से उस पर्सन के मुंह से उस मास्क को निकाला और अपने फेस पे पहन लिया। और इसी के साथ वो अपने चैन चिंग जो कि उसके वेस्ट पे थी और अपनी तलवार जो कि उसके हाथ पे थी, उसी के साथ बाहर जाने लगा, एकदम लटकते झटकते मटकते हुए। और सेम ऐसी ही हरकत वो इंसान भी करता था जिसको उसने अपना डमी बना के यहाँ पे रखा हुआ था। एक्चुअल में रखा नहीं हुआ था, बस वो इमरजेंसी सिचुएशंस पे जब बीइंग इस सेक्ट से बाहर जाता था तो तब वो उसको बुलाता था। यहाँ पे फाइनली बीइंग वहाँ पे पहुँच चुका था जहाँ पे इस वक्त कोई उसका इंतज़ार कर रहा था, और वो एक कल्टिवेशन वर्ड से था। यहाँ पे जैसे ही विंग वहाँ पे पहुँचता है तो वो उस इंसान को पहचान चुका था, और वो इंसान भी विंग के सामने बो डाउन होते हुए बोलता है, महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैंने आपका इंतज़ार किया है। एक्चुअल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे कैसे हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो आज ये पूछना ही भूल चुका था कि एक्चुअल में हेल्प क्या चाहिए। वो जल्दी से आया, सामने वाले पर्सन के मुंह से मास्क निकाला, अपने मुंह पे पहना और अपनी चेंचिंग और तलवार उठाई, चलता बना।
उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि अभी तक उन दोनों के बीच में कोई बात भी हुई होगी और वो बात भी उसको जानना ज़रूरी है। लेकिन विंग का माइंड है, इतना शांत तो नहीं रह सकता। ऑफ कोर्स उसको लगभग सारी की सारी चीज़ें पता रहती हैं, लेकिन उससे एक बात के लिए डाउट भी था कि कहीं इस बार उनकी हेल्प कुछ अलग तो नहीं है ना। तो यहाँ पे सामने वाला पर्सन कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? तो यहाँ पे विंग अपने माइंड में प्रेशर डालता है कि सबसे पहले तो उसे ये सुनना है कि हेल्प किस बात पे चाहिए। तो यहाँ पे सडनली से कुछ याद आता है। हाँ, उसे सडनली कुछ याद आता है कि आखिरकार हर साल इस टाइम पे कल्टिवेशन वर्ड वाले किस चीज़ के लिए हेल्प मांगने आते हैं। विंग ने बहुत साल पहले कल्टिवेशन वर्ड और मैजिक वर्ड इन दोनों के बीच में एक दीवार बनाई थी। ये कहो कि कल्टिवेशन वर्ड के पूरे अराउंड ऑफ चारों तरफ एक बैरियर सेट किया था, जो कि उसका एक्सपायरी जो होता है ना, वो लगभग 1 साल का होता है। मतलब 1 साल में वो खुद ही खुद मतलब वैनिश हो जाएगा, वो कवच कुछ काम नहीं करेगा। और जिस वक्त वो वैनिश होगा, जिस वक्त वो अपना काम करना बंद कर देगा, उस वक्त मैजिक वर्ड वालों को कल्टिवेशन वर्ड पूरी तरीके से क्लियर दिखने लगेगा, क्योंकि इस कवच की वजह से वो हल्का सा धुंधला धुंधला सा उसे दिखते थे। हालांकि मैजिक वर्ड और कल्टिवेशन वर्ड के बीच में ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में ना हड़प झड़प रहती थी, हमेशा लड़ाइयाँ रहती थी। कोई स्पेशल नहीं रहती थी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होना तो भी बहुत ज़्यादा सरदर्द का काम रहता था। इसलिए कल्टिवेशन वर्ड के जो राजा हैं जिन गंगशान ने उस वक्त विंग से हेल्प ली थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि विंग कवच बनाने में, तालिस्मान बनाने में, ऐसी सारी चीज़ों में ना वो बहुत एक्टिव है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स उसने सेट किए हुए हैं। तो उसने इस वक्त अपने वर्ड को इन छोटी छोटी लड़ाइयों से बचाने के लिए ना, कल्टिवेशन वर्ड को बचाने के लिए उसने विंग की हेल्प ली थी। विंग ने 1 साल के लिए वहाँ पे बैरियर सेट किया था, बट अगले साल फिर से जब वो बैरियर थोड़ा सा फेड होने लगा था, उसका काम थोड़ा कम होने लगा था, तो मैजिक वर्ड वालों ने फिर से उनके ऊपर ना हल्की हल्की सी, कभी कभार कहीं जाके किसी को परेशान कराना, किसी गांव में जाके ज़बरदस्ती अनाज ले आना, या फिर किसी गांव में जाके पानी को रोक देना, ऐसी सारी छोटी बड़ी हरकतें करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे विंग ने कल्टिवेशन वर्ड के लिए एक प्रॉपर जो है ना सॉल्यूशन ढूंढ निकाला था, कि उसने कहा था कि मैं हर साल यहाँ पे बैरियर सेट करूँगा, लेकिन उसके लिए आप लोग मुझे याद दिलाने आना कि यहाँ पे बैरियर का जो जो कवच का काम है ना, वो कम होने लगा है, असर थोड़ा धीमा होने लगा है। तो यहाँ पे फाइनली विंग को याद आ चुका है, याद आ चुका था कि उसका जो बैरियर है ना, अब उसके असर का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो बस कुछ हफ्तों का ही रह चुका है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इस वक्त जो यहाँ पे मेरे सामने खड़ा है वो उसी के लिए आया होगा। तो यहाँ पे विंग अपने तलवार को साइड में रखता है, अपनी चेन को निकालता है, अपने फिंगर से उससे खेलने लगता है। उसके बाद बोलता है, ऑफ कोर्स आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर वहाँ पे आऊँगा। आप अपने पिताजी से कह दीजिएगा कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही वहाँ पे आऊँगा। लेकिन यहाँ पे सामने वाला पढ़ना बोलता है कि इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में हमारे सेक्ट में मेरे भाई की शादी है। ऑफ कोर्स अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे ये कौन है, नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ, ये मैंग्याओ है। तो यहाँ पे मैंग्याओ अपने हाथ से एक इनविटेशन कार्ड विंग की तरफ पास करते हुए बोलता है कि ये आपके लिए है, लेकिन इस वर्ड में पूरी दुनिया में मैजिक वर्ड का भी पूरा अस्तित्व है। तो मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं उन्हें भी इनविटेशन कार्ड दूं, लेकिन हम डायरेक्टली उन तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप प्लीज़ ये इनविटेशन कार्ड मैजिक वर्ड के क्लैन लीडर जो किंग है ना, उन्हें दे दीजिएगा। तो यहाँ पे विंग बोलता है, मैं दे तो दूंगा, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैजिक वर्ड वाले एक बार आपके वर्ड में आए तो वहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे मैंग्याओ हंसते हुए बोलता है, एक दिन के लिए हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ हंसते हुए उसको बो डाउन करता है, और उसके बाद बोलता है कि हम सभी आपका और आपकी क्वीन का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे विंग स्माइल करते हुए बोलता है, ओके मैं ज़रूर वहाँ पे आऊँगा और वैन किंग के साथ आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो
मैंग्याओ को कुछ गिफ्ट्स देता है। ऑफ कोर्स महाराज के घर आया है तो खाली हाथ तो नहीं भेजेगा ना, और इसी के साथ सम्मानपूर्वक यहाँ से भेज देता है। जैसे ही मैंग्याओ इस महल से बाहर हो चुका था, सैनिक मैंग्याओ के पीछे जा रहे थे उसे छोड़ने के लिए। आई मीन कल्टिवेशन वर्ल्ड और डिमॉन वर्ल्ड का जो एरिया है ना, उसके बाहर भेजने के लिए गए थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे आया है तो सम्मानपूर्वक भेजना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही मैंग्याओ उसके आंखों से वैनिश हो चुका था, वैसे ही भी बिना देरी किए ही जल्दी से अपने रूम की तरफ भागता है और सामने खड़े इंसान से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत ऑब्जर्व किया है? वो सच में यहाँ पे उस बैरियर के लिए ही आया था ना? तो यहाँ पे सामने वाला इंसान जो आराम से अंगूर खा रहा था वो बोलता है, क्या सच में तुम्हें नहीं पता है वो यहाँ पे क्यों आया था? तुम्हें नहीं पता है तो आखिरकार तुमने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया होगा ना? तो यहाँ पे विंग बोलता है, कभी नहीं, तुम्हें पता है ना मैं किसी की भी हेल्प करने से मना नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे विंग भी उसके सामने बैठ के उसे ज्वाइन करने वाला था, आई मीन अंगूर उठाने वाला था, तो सामने वाला चपेट मारते हुए बोलता है उसके हाथों पे, बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए है, एटलीस्ट इसमें तो मेरा अधिकार होना चाहिए। तुम्हारी वजह से वैसे ही मैं दिन रात मुसीबत में रहता हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं अपने कामों को छोड़ के तुम्हारे कामों के पीछे लगा रहता हूँ। कम से कम इस चीज़ में तो अपना हाथ मत डालो। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और सामने पड़ी ग्रेप्स अपने हाथ में ले लेता है, आई मीन प्लेट समेत उसको लेता है और अपने मुंह में अंगूर ठूस के वो अब विंग की तरफ देखने लगता है। विंग बोलता है, ओके ठीक है, मैं नहीं खा रहा, चलो मुझे ये बताओ कि वो सच में बैरियर्स के लिए आया था ना? तो यहाँ पे सामने वाला इंसान जिसका मुंह अभी भी भरा हुआ था, वो अपने सर को हिलाते हुए हाँ में आंसर करता है। तो यहाँ पे विंग अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए बोलता है, थैंक गॉड, मुझे ये चीज़ टाइम पे याद आ चुकी थी, वरना मैं तो आज फंस ही जाता। तो यहाँ पे सामने वाला इंसान जल्दी से अपने अंगूर को खाता है, उसके बाद बोलता है, चिंता मत करो, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम फंसोगे, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं भी तुम्हारे साथ फंसूंगा। खैर मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आखिरकार कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहते हुए वो अपने कॉलर को ना थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे विंग एक जो उसके हाथ में अभी तक 2 इनविटेशन कार्ड थे ना, उसमें से एक उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है, लो तुम्हारे पास एक और काम है, तुम्हें मैजिक वर्ल्ड लेके जाना है। तो यहाँ पे जल्दी से वो सामने वाला इंसान उस इनविटेशन कार्ड को खोलते हुए देखने की कोशिश करता है। तो तभी विंग उसको चपेट मारते हुए बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना, अपने घर जाके देख लो क्या है इसमें। तो ऐसा कहते हुए विंग उसको यहाँ से जाने के लिए बोल देता है इनडायरेक्टली, और वो इंसान भी सारे के सारे ग्रेप्स को अपने जो रोप उसने पहना था ना, उसका एक पार्ट जो था उसको ऊपर करता है और उसके ऊपर अंडा डाल देता है। और यहाँ पे विंग बोलता है, कितने कंजूस हो तुम, एटलीस्ट इसे तो छोड़ दो। हाँ क्या बोलूँ मैं तुम्हें। तो यहाँ पे वो इंसान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे तुम्हें मुझे इससे भी ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ़िलहाल इन्हीं से काम चला लूँगा। ऐसा कहते हुए वो फिर से 2-3 ग्रेप्स एक साथ अपने मुंह में डाल देता है और विंग को उसी भरे हुए मुँह से बाय बोलता है, वहाँ से चले जाता है। और विंग फिर आराम से बैठ के उस इनविटेशन कार्ड को देखता है कि आखिरकार ये किसका है, किसके साथ का है, कब क्या किस तरीके से रिचुअल्स है। फ़िलहाल के लिए ये किसकी शादी है ये तो फ़िलहाल हम समझ ही चुके होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ज़रूर समझा दूँगी, क्योंकि इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।